स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पनाओं की उपज हैं। अगर किसी किरदार में आपकी मौसी की सख्ती, कॉलेज के प्यार की मासूमियत या बॉस की चिल्लाहट सुनाई दे जाए तो समझिए ये संयोग है, इरादा नहीं। अध्याय 232। जंगली भेड़िया गिरोह। ध्रुव मल्होत्रा को आते देख वर्मा परिवार के कई सुरक्षाकर्मियों के चेहरे पर क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर उनमें से एक ने परिसर में चिल्लाते हुए कहा, उत्तरी युद्ध का राजा आ गया है। आवाज बहुत तेज थी और इससे परिसर के अंदर सो रहे वर्मा परिवार के सदस्य तुरंत जाग गए। ध्रुव मल्होत्रा का माथा थोड़ा सिकुड़ गया और उनकी आंखों में नाराजगी झलक उठी। पुराने मास्टर और रोशनी वर्मा के अलावा वर्मा परिवार में हर कोई चापलूस के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि परिसर पर नजर रखने वाले गार्ड भी इससे अलग नहीं थे। जब ध्रुव मल्होत्रा पहली बार जिनलिंग शहर में आया था और उसने अभी तक अपनी पहचान उजागर नहीं की थी, तो पुराने मालिक और रोशनी वर्मा के अलावा विशाल वर्मा परिवार में और किसने उस पर ध्यान दिया था। अब चूंकि ध्रुव मल्होत्रा ने दक्षिणी सीमाओं और पूर्वी समुद्रों से यात्रा की थी और उत्तरी युद्ध के राजा के रूप में उनकी स्थिति सभी को ज्ञात हो गई थी, यहाँ तक कि वर्मा परिवार के रक्षकों ने भी उनके प्रति अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया था। अगर वर्मा परिवार का एक साधारण गार्ड भी ऐसा है तो बाकी लोगों का क्या होगा। भाई ये, रोशनी वर्मा ने ध्रुव मल्होत्रा की बांह को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं उनके स्तर तक नहीं गिरूंगा। आज का दिन केवल पुराने गुरु के दर्शन के लिए है, इसका अन्य दिनों से कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर रोशनी वर्मा ने राहत की सांस ली। वह इस बात से भी चिंतित थी कि वर्मा परिवार के सदस्यों का रवैया ध्रुव मल्होत्रा की नाराजगी को भड़का देगा। उत्तरी लियाओ के प्रतिष्ठित राजा ध्रुव मल्होत्रा का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि वर्मा परिवार में पली बढ़ी उन्हें भी परिवार के सदस्य कुछ हद तक अपमानजनक लगे। दोनों वर्मा परिवार के परिसर में जल्दी से नहीं घुसे, बल्कि प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। कुछ ही देर में एक एक करके वर्मा परिवार के सदस्य नींद में ही आंगन के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। निशा वर्मा और अन्य लोग स्पष्ट रूप से वहां उपस्थित थे। ध्रुव मल्होत्रा के प्रति उनकी पहले की घृणा और तिरस्कार की भावना अब श्रद्धा और चिंता में बदल गई थी। ये श्रद्धा ध्रुव मल्होत्रा की उत्तरी लियाओ राजा के रूप में महान स्थिति के लिए थी। चिंता ये थी कि ध्रुव मल्होत्रा पुरानी बातें उठाकर उन्हें परेशान कर देंगे। हम उत्तरी लियाओ राजा को सम्मान देते हैं। वर्मा परिवार के सदस्य ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते हुए एक के बाद एक आदरपूर्वक चिल्लाने लगे। ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, मैं कोई उत्तरी लियाओ राजा नहीं हूँ, मैं तो केवल वर्मा परिवार का दामाद हूँ, जिसे आप तुच्छ समझते हैं। इस बयान से वहां उपस्थित वर्मा परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। दक्षिणी सीमाओं और पूर्वी समुद्र में कई घटनाओं के बाद उत्तरी युद्ध के राजा के रूप में ध्रुव मल्होत्रा की पहचान संदेह से परे थी। उस समय अपने शब्दों से ध्रुव मल्होत्रा केवल वर्मा परिवार के सदस्यों को घृणास्पद बताना चाहते थे। ध्रुव मल्होत्रा। तभी बूढ़े मालिक स्थिर कदमों से आंगन से बाहर निकले और ध्रुव मल्होत्रा के पास आए। बूढ़े मालिक को देखकर ध्रुव मल्होत्रा के पहले के उदासीन चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बूढ़े मालिक, काफी समय हो गया है, आपकी सेहत पहले से काफी बेहतर लग रही है, ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े गुरु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ये सब आपके द्वारा बताई गई दवा की बदौलत है। इसे रोजाना लेने से मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। लेकिन आप तो कल जिनलिंग शहर लौट आए थे, आप इस बूढ़े आदमी से मिलने क्यों नहीं आए। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और पास बैठे वर्मा परिवार के सदस्यों की ओर देखते हुए हंस पड़े। ध्रुव मल्होत्रा की नज़र देखकर बूढ़े मास्टर ने हल्की सी आह भरी और फिर कुछ नहीं कहा। वह भी अपने वंशजों के असली स्वरूप से अच्छी तरह परिचित था। उत्तरी युद्ध के राजा के रूप में ध्रुव मल्होत्रा की पहचान उजागर होने से पहले हर कोई ध्रुव मल्होत्रा, जो कि दामाद था, को वर्मा परिवार से बाहर निकालने के लिए शोर मचा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में ध्रुव मल्होत्रा जैसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनमें से किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा। क्या हम अंदर जाकर इस बूढ़े आदमी से बात करें, परिवार के मुखिया सू बोले। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा परिवार की मुखिया सू के पीछे पीछे वर्मा परिवार के घर में चले गए। जब वर्मा परिवार के सदस्यों ने ध्रुव मल्होत्रा के समूह के 3 सदस्यों को अंदर आते देखा तो उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर शर्म के भाव दिखाई दिए।
यदि उन्होंने शुरू में ध्रुव को नीची नज़र से नहीं देखा था तो ध्रुव मल्होत्रा उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते थे। यदि वे उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा से संपर्क कर सकें तो उनका भविष्य निश्चित रूप से सुगम हो जाएगा और प्रसिद्ध और शक्तिशाली अधिकारी बनना असंभव नहीं होगा। वर्मा परिवार के पिछवाड़े में परिवार के मुखिया सू और ध्रुव मल्होत्रा अन्य लोगों के साथ एक पत्थर की मेज के चारों ओर बैठ गए। जब करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने ध्रुव मल्होत्रा को आते देखा तो उन्होंने भी अपना दैनिक प्रशिक्षण रोक दिया और ध्रुव मल्होत्रा के पास चुपचाप खड़े हो गए। ध्रुव मल्होत्रा, इस बार आप शायद जिनलिंग सिटी में ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, है ना? परिवार के मुखिया सू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने बिना कुछ छिपाए हल्के से सिर हिलाया और सीधे कहा, हम कल राजधानी के लिए रवाना होंगे। राजधानी? वह जगह छुपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरी है, तुम्हें सावधान रहना होगा। परिवार के मुखिया सू के चेहरे पर तनाव आ गया और वह गहरी आवाज में बोले। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उदासीन स्वर में कहा, ठीक है दादाजी, मैं कोई और नहीं बल्कि उत्तरी लियाओ राजा हूँ। भले ही राजधानी का पानी गहरा हो, लेकिन वे मुझे उत्तरी लियाओ राजा को कैसे डुबो सकते हैं? ये भी सच है, हाँ हाँ। ये सुनकर परिवार के मुखिया सू भी हंस पड़े। जब समूह में बातचीत चल रही थी तो ध्रुव मल्होत्रा के पीछे खड़े आदित्य मेहता ने अचानक अपना फोन निकाला और फिर भौहें सिकोड़ ली। उनका भाव कुछ गंभीर हो गया। ध्रुव मल्होत्रा अभी भी परिवार के मुखिया सू के साथ बात कर रहे थे। इसकी परवाह किए बिना आदित्य मेहता ध्रुव मल्होत्रा के पास आए और फुसफुसाए, महाराज, जिनलिंग शहर में हमारे जासूस ने एक संदेश भेजा है, वह चौहान परिवार के पास गया है। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में क्षण भर के लिए जानलेवा इरादे की एक झलक उभरी। विशाल जिनलिंग शहर में ध्रुव मल्होत्रा को जिन लोगों की सचमुच परवाह थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। इनमें चौहान परिवार से विवेक चौहान और नेहा चौहान भी शामिल थे। परिवार प्रमुख सू, मैं आज आपके साथ नहीं चलूंगा, कोई चौहान परिवार को निशाना बना रहा है। ध्रुव मल्होत्रा तुरंत खड़े हुए और परिवार के मुखिया सू से कहा। परिवार के मुखिया सू का माथा भी थोड़ा सिकुड़ गया और फिर उसने जल्दी से कहा, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं जो अभी भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन हाल ही में बिजली तेजी से बढ़ रही है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से चौहान परिवार की जांच करें। नए अध्यायों का आनंद लें। बड़े भाई, ये आप आगे बढ़िए, मैं यहीं वर्मा परिवार में रहूंगा और दादाजी से बातें करूंगा। इस अवसर पर रोशनी वर्मा भी बोलीं। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर करण मल्होत्रा को लेकर वर्मा परिवार से बाहर चले गए। जहां तक आदित्य मेहता और अन्य लोगों की बात है तो रोशनी वर्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वर्मा परिवार में छोड़ दिया गया था। जिनलिंग सिटी में अचानक प्रकट हुए ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और स्वाभाविक रूप से उसे अपने साथ बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं थी। महाराज, मुझे लगता है कि यह कोई आसान काम नहीं है। चौहान परिवार के पास जाते समय करण मल्होत्रा ने गहरी आवाज में बात की। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वह हल्के से बोला, पूरे लांग किंगडम में पश्चिमी क्षेत्र का वह लड़का भेड़िया नाम को सबसे ज्यादा पसंद करता है। विशाल रेगिस्तान में अनेक अकेले भेड़िए हैं, उनकी चीखें शक्तिशाली लोगों को भी हिला देती हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। ये सुनकर करण मल्होत्रा ने भी एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और बोला, हे, वह आदमी आत्मसंतुष्ट है, आपसे आधा भी अच्छा नहीं है, मेरे स्वामी। अध्याय 233। पश्चिमी क्षेत्र जीप जिनलिंग शहर की सड़कों से तेजी से गुजरी और जल्द ही लिन के घर के पास पहुंच गई। विवेक चौहान, 3 दिन पहले तुम मुझसे मार्शल आर्ट के द्वंद्व में हार गए थे और तुमने पूरे चौहान परिवार को दांव पर लगा दिया था। क्या आज उस शर्त का सम्मान करने का समय नहीं आ गया है? जैसे ही वे दोनों वाहन से बाहर निकले, उन्होंने लिन के घर के अंदर से एक घमंडी आवाज सुनी। यह आवाज सुनकर ध्रुव मल्होत्रा का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, उनकी आंखों में उलझन की झलक दिखी। उनकी याद में विवेक चौहान हमेशा एक स्थिर व्यक्ति रहे थे। ऐसा व्यक्ति संभवतः पूरे लिन परिवार को द्वंद्व युद्ध में दांव के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ चल रही थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव मल्होत्रा करण मल्होत्रा के साथ लिन परिवार में दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, घर में एकत्रित 100 से अधिक लोगों ने एक साथ अपना सिर घुमाकर ध्रुव मल्होत्रा और करण मल्होत्रा की ओर देखा। इन 100 या उससे अधिक लोगों में से कोई भी साधारण नहीं था, वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे। हालांकि उनकी ताकत आमतौर पर कम थी और केवल 3 सबसे आगे थे जो महान ग्रैंड मास्टर के दायरे तक पहुंच पाए थे। ध्रुव मल्होत्रा, तुम यहाँ कैसे आए? आप जिनलिंग कब वापस आए? अचानक सामने आए ध्रुव मल्होत्रा को देखकर विवेक चौहान का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके पीछे छिपी नेहा चौहान ने भी झांक कर डरते हुए पुकारा, भैया ये। हाँ, मैं कल ही जिनलिंग शहर पहुंचा हूँ।
ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसकी नज़रें जंगली भेड़िया गिरोह के लोगों की ओर देखते हुए अमित्र हो गईं और उदासीन स्वर में कहा, क्या आप जंगली भेड़िया गिरोह के लोग हैं? ध्रुव मल्होत्रा के रवैये को देखकर वाइल्ड वुल्फ गैंग के सैकड़ों सदस्यों में गुस्सा भर गया और कुछ ने तो अपनी कमर से हथियार भी निकाल लिए। चींटियों का एक झुंड अपने वरिष्ठ के खिलाफ तलवारें खींचने की हिम्मत कर रहा है, मौत को आमंत्रित कर रहा है, करण मल्होत्रा ने जानलेवा चेहरे के साथ कहा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, ध्रुव मल्होत्रा बोल पड़े, जल्दी मत करो, पहले ये स्पष्ट कर लें कि मामला क्या है। इन शब्दों को सुनकर करण मल्होत्रा तुरंत रुक गया। हालांकि वाइल्ड वुल्फ गैंग के सदस्यों की ओर उसकी निगाह अभी भी तीव्र हत्या के इरादे से भरी हुई थी। भाई, ये 3 दिन पहले पिताजी को उनके द्वारा धोखा दिया गया था। उन्होंने किसी तरह की दुष्ट चाल चली और पिताजी को बहकाया, इसीलिए उन्होंने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया, पूरे लिन परिवार को उनके साथ द्वंद्व युद्ध में दांव पर लगा दिया। नेहा चौहान ने गुस्से से भरे चेहरे पर कहा। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठ गईं और उनकी उदासीन दृष्टि तुरंत 3 महान ग्रैंड मास्टरों में से एकमात्र महिला पर टिक गई। इस महिला पर वह स्पष्ट रूप से एक आकर्षक आभा महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी आभा थी जो केवल आकर्षण कला के अभ्यास से ही उत्पन्न हो सकती थी और बहुत गहन स्तर तक पहुंच सकती थी। नेहा चौहान ने जिसे दुष्टतापूर्ण छल बताया, वह संभवतः विवेक चौहान को इस महिला द्वारा जादू कला के माध्यम से मोहित करने के कारण था, जिसके कारण उसने ऐसा निर्णय लिया। आह, ये सब मेरी गलती है, विवेक चौहान ने गहरी सांस ली और आत्मग्लानि से भरा चेहरा बनाकर बोले। ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है, यह इसलिए हुआ क्योंकि इस महिला ने तुम्हें जादू टोने से मोहित कर लिया था। आकर्षण कला, विवेक चौहान ने बुदबुदाया, फिर आश्चर्य व्यक्त किया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसे बुरे और कुटिल तरीके मौजूद हैं जो आसानी से दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं या उनके विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं? अर्जुन तिवारी ने थोड़ा सिर हिलाया। मार्शल आर्ट का मार्ग इतना विशाल और असीम है, इसकी तुलना में एकमात्र आकर्षक साधना तकनीक क्या है? साधना तकनीकों से भी अधिक विचित्र और डरावनी चीजें थीं, जैसे कि मोह करना। विवेक चौहान की ताकत बहुत कमजोर थी, इस महान ग्रैंड मास्टर की महिला से कहीं कम, उसकी आकर्षण तकनीक से मोहित होना तो अपेक्षित ही था। क्या तुम लोग सचमुच जानबूझकर यह सब बकवास करके शर्त से बचने की कोशिश कर रहे हो? क्या आकर्षण, क्या जादू? हमारे वाइल्ड वुल्फ गैंग ने हमेशा ईमानदारी और खुलेपन के साथ काम किया है। विवेक चौहान ने ही चौहान परिवार को दांव पर लगाने का प्रस्ताव रखा था। अब जब वह हार गया है तो वह इससे बचने की कोशिश करेगा। 3 महान ग्रैंड मास्टरों में से एक ने भारी आवाज में कहा। ध्रुव मल्होत्रा की नज़र फिर से उन तीनों पर पड़ी, फिर उन्होंने उदासीनता से पूछा, क्या आप तीनों पश्चिमी क्षेत्र से हैं? ये सुनते ही तीनों महान ग्रैंड मास्टरों के चेहरे बदल गए और उनकी आंखों में भय की एक चमक दौड़ गई। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने अपने मन में अनुमान की पुष्टि कर ली थी। ये पश्चिमी क्षेत्र का वह व्यक्ति था जिसने जंगली भेड़िया गिरोह को जिनलिंग शहर में भेजा था। सर, बकवास मत करो, हम नदी के उत्तर से आए हैं, हम पश्चिमी क्षेत्र से कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि हमारे जंगली भेड़िया गिरोह के कई सदस्यों में से एक भी पश्चिमी क्षेत्रों से कोई संबंध नहीं रखता है। अपनी यात्रा जारी रखे महान ग्रैंड मास्टर ने फिर से बात की। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर तिरस्कार भरा हुआ था जब उन्होंने कहा, क्या पश्चिमी क्षेत्रों में इतनी गिरावट आ गई है कि किसी की उत्पत्ति को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है? पश्चिमी क्षेत्र के उस आदमी ने तुम्हें जिनलिंग शहर भेजा था, तुम मेरे लिए ही तो आए थे, है न? जैसे ही ये शब्द बोले गए, तीनों महान ग्रैंड मास्टरों के चेहरे अचानक बदल गए। एकमात्र महिला की आंखें चमक उठीं और फिर एक अवर्णनीय आभा उससे फैल गई। जो लोग उसके करीब थे, चाहे वे चौहान परिवार से हों या जंगली भेड़िया गिरोह से, सभी में नशे के लक्षण दिखाई दिए और फिर उनकी आंखें खाली हो गईं, जैसे कि उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी हो। यह आकर्षण कला की शक्ति थी। जो व्यक्ति आकर्षण कला में मजबूत और निपुण था, वह अपने आसपास के लोगों को तुरंत प्रभावित कर सकता था, यहाँ तक कि दूसरों के दिमाग को भी नियंत्रित कर सकता था। जादुई कला की शक्ति लगातार फैलती गई, जिससे जिस किसी को भी यह छूती, उसकी आंखें खाली रह जाती, मानो उनकी आत्मा खो गई हो। केवल 2 महान ग्रैंड मास्टर ही इससे अप्रभावित रहे। जल्द ही ध्रुव मल्होत्रा और करण मल्होत्रा पर जादू की आभा छा गई। अपने चारों ओर छा रही आभा को महसूस करते हुए ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में तिरस्कार की चमक आ गई। क्या तुम इतनी छोटी सी चाल दिखाने की हिम्मत करोगे? करण मल्होत्रा ने तो सीधे तौर पर ठंडे लहजे में बात भी की। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, करण मल्होत्रा से भय की एक भयावह आभा फूट पड़ी, जिसने तुरंत ही उस मोहक आभा को नष्ट कर दिया। जैसे ही जादू पूरी तरह से खत्म हो गया, खाली आंखों वाले लोग भी तेजी से अपने होश में आ गए। प्रत्येक की आंखों में भ्रम की झलक थी,
मानो वे जादू कला से प्रभावित होना भूल गए थे। आकर्षण तकनीकें, स्वर्ग के नीचे की सभी मार्शल आर्ट में वे केवल तुच्छ चालें हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने भी तिरस्कार भरे लहजे में बात की। ये देखकर कि ध्रुव मल्होत्रा और करण मल्होत्रा पर उसकी जादू टोने की कला का कोई असर नहीं हुआ, महिला का चेहरा अचानक बदल गया। बड़े भाई, दूसरे भाई, चलो ध्रुव मल्होत्रा को गिराने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। फिर हम वापस लौटकर रिपोर्ट कर सकते हैं। महिला ने तुरंत अपने बगल में खड़े दो पुरुषों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। वे तीनों जानते थे कि ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें पहचान लिया है, इसलिए उनका अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था। महिला के शब्दों ने भी ध्रुव मल्होत्रा के अनुमान की पुष्टि की कि वे और वास्तव में वाइल्ड वुल्फ गैंग के सभी लोग पश्चिमी क्षेत्रों से थे। वे पश्चिमी क्षेत्र के उस व्यक्ति के आदेश पर चौहान परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिनलिंग शहर में प्रकट हुए थे। अच्छा, चलो एक साथ हमला करते हैं, महान ग्रैंडमास्टरों में से एक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अध्याय 234, विनाशकरण। मल्होत्रा मुस्कुराए, उनके शब्द तिरस्कार से भरे थे। ध्रुव मल्होत्रा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, विशाल पश्चिमी क्षेत्र, मुझे डर है कि केवल वह आदमी ही कुछ हद तक प्रभावशाली है, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया हूं कि उसे मेरे आसपास के लोगों पर हमला करने के लिए जिनलिंग शहर में लोगों को भेजने का साहस किसने दिया। वुल्फ गैंग के तीनों महान ग्रैंडमास्टरों के चेहरे अचानक बदल गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। तभी तीनों ने एक स्वर में चिल्लाते हुए ध्रुव मल्होत्रा और करण मल्होत्रा पर हमला करने की पहल की। महाराज, आपको ऐसे तुच्छ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे 1 मिनट दो और मैं निश्चित रूप से उन्हें यहीं मार डालूंगा, करण मल्होत्रा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, मान लिया। जैसे ही ये शब्द निकले, करण मल्होत्रा तुरंत एक छायादार आकृति में बदल गया और भयानक गति से वुल्फ गैंग के 3 महान ग्रैंडमास्टर्स की ओर दौड़ पड़ा। अब करण मल्होत्रा वास्तव में एक हाफ सटेप वॉर प्रिंस पावरहाउस थे, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से 3 ग्रेट ग्रैंडमास्टर्स को आसानी से हरा दिया। इन तीनों महान ग्रैंडमास्टरों में सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी अंतिम चरण में था, तथा करण मल्होत्रा की तुलना में वह ताकत में काफी कमतर था। करण मल्होत्रा से एक भयानक जानलेवा आभा फूट पड़ी, जिसने तुरंत पूरे चौहान परिवार के आंगन को घेर लिया। वुल्फ गैंग के 3 महान ग्रैंडमास्टरों के अलावा बाकी सभी, चाहे वे चौहान परिवार से हों या वुल्फ गैंग से, इस भारी जानलेवा आभा से काम रहे थे। भयानक जानलेवा इरादे ने सभी को इस हद तक जकड़ लिया कि वुल्फ गैंग के सदस्यों ने प्रतिरोध का विचार भी मन में लाने की हिम्मत नहीं की। आधा कदम युद्ध। राजकुमार, ये कैसे संभव है? करण मल्होत्रा की ताकत को महसूस करते ही महिला डर के मारे चीखने लगी। करण मल्होत्रा के मुंह के कोनों पर क्रूर मुस्कान आ गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, 3 चींटियां, मर जाओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, करण मल्होत्रा पहले ही तीनों लोगों के पास पहुंच चुका था और फिर उसने 3 मुक्के मारे, जिनमें से प्रत्येक वुल्फ गैंग के एक ग्रेट ग्रैंडमास्टर पर लगा। बैंग बैंग बैंग। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। 3 धीमी आवाजें लगभग एक साथ फूट पड़ीं और फिर वुल्फ गैंग के 3 महान ग्रैंडमास्टर्स पीछे की ओर उड़ गए, जो मध्य हवा में एक चाप बनाते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद वे जमीन पर गिर पड़े और गिरते ही उनके मुंह से खून निकलने लगा। उनके बगल की जमीन पर तुरंत ही लाल रक्त के धब्बे पड़ गए, जो थोड़ा दयनीय और भयावह लग रहा था। उन तीनों ने अपने मुंह के कोनों से खून पोंछने की भी हिम्मत नहीं की, बस डरी हुई आंखों से करण मल्होत्रा को घूर रहे थे। मैंने कुछ दिनों से अभ्यास नहीं किया है और ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया है। मैं एक मुक्का से तुम्हारे 3 टुकड़े भी नहीं मार सकता। करण मल्होत्रा ने मजाक में अपनी अंगुलियां चटकाईं। अपने हाफ सटेप वॉर प्रिंस ताकत के साथ कई ग्रैंडमास्टर्स को हराना एक आसान उपलब्धि थी। हालांकि वुल्फ गैंग के तीनों लोग ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन उनके पास करण मल्होत्रा, जो एक आधे कदम का युद्ध राजकुमार था, के खिलाफ प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा करण मल्होत्रा की ताकत के कारण एक ही मुक्का उनकी जान लेने के लिए काफी था। वे उस मुक्के से नहीं मारे गए। इसका कारण यह नहीं था कि करण मल्होत्रा ने अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया था, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि करण मल्होत्रा ने कई दिनों से किसी दुश्मन का सामना नहीं किया था और अब 3 ग्रैंड मास्टर्स के सामने आने के बाद उनके मन में उनके साथ खेलने की इच्छा हुई। उत्तरी लियाओ राजा, हम स्वीकार करते हैं। हम सब कुछ कबूल करने को तैयार हैं। करण मल्होत्रा के भारी दबाव के आगे सबसे पहले महिला झुकी और उसने तुरंत अर्जुन तिवारी से दया की गुहार लगाई। अन्य 2 पुरुषों ने भी महिला के साथ मिलकर तुरंत अपना सिर हिलाकर दया की भीख मांगी। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, क्या आपके पास समझाने के लिए कुछ है? क्या ये सच नहीं है कि आपको पश्चिमी क्षेत्र के उस आदमी ने जिनलिंग शहर में मेरे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए भेजा था? तुम्हें जीवित रखने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा कि तुम सब मर जाओ।
ध्रुव मल्होत्रा ने तीनों व्यक्तियों की ओर देखा और उदासीनता से बोला। ये सुनकर तीनों की आंखों में निराशा की गहरी छाया उभर आई। जैसा कि ध्रुव मल्होत्रा ने कहा था, उनकी उत्पत्ति और इरादों का उन्हें पहले ही अनुमान हो चुका था। इससे अधिक उन्हें और क्या समझाना था। करण मल्होत्रा का चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था, क्योंकि वह कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ रहा था। शायद ये जानते हुए कि क्या होने वाला था, नेहा चौहान विवेक चौहान के पीछे सिमट गई और आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसे शीघ्रता से करें और प्रभाव का ध्यान रखें। ध्रुव मल्होत्रा ने कमान संभाली। करण मल्होत्रा ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया, फिर वाइल्ड वुल्फ गैंग के 3 ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स की ओर अपनी उंगलियां हिलाईं। करण मल्होत्रा की उंगलियों से 3 शक्तिशाली क्यूई शॉट्स की एक श्रृंखला फूट पड़ी, जो तुरंत तीनों महान ग्रैंड मास्टर्स के माथे में जा लगी। प्रत्येक महान ग्रैंड मास्टर के माथे पर खून का एक छेद दिखाई देने लगा तथा उनकी आंखों की रोशनी खतरनाक गति से लुप्त हो गई। कुछ ही सांसों में तीनों ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स मौके पर ही मृत पड़े थे। उन्हें बाहर निकालो और उनसे निपटो। ऐसी विपत्ति को अपने आसपास रखना हानिकारक है। ध्रुव मल्होत्रा ने तीनों महान ग्रैंड मास्टरों की ओर देखा, जिनकी आवाज पूरी तरह चली गई थी, और फिर बोले। करण मल्होत्रा को तुरंत समझ आ गया और उसके अंदर से एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा, जिसने तुरंत वाइल्ड वुल्फ गैंग के सैकड़ों सदस्यों को घेर लिया। इस हत्या के इरादे के डर से वाइल्ड वुल्फ गैंग के सैकड़ों सदस्यों ने प्रतिरोध का कोई विचार नहीं किया और आज्ञाकारी रूप से करण मल्होत्रा का लिन निवास से बाहर तक पीछा किया। दया की गुहारें लगातार कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन जल्द ही ये गुहारें गायब हो गईं और लिन निवास के बाहर खड़े वाइल्ड वुल्फ गैंग के सदस्यों की संख्या तेजी से कम हो रही थी। ध्रुव मल्होत्रा, आज के कार्यक्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि आप न होते तो मेरा चौहान परिवार आज की विपत्ति से बच पाता या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। विवेक चौहान ध्रुव मल्होत्रा के पास पहुंचे और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ उन्होंने बात की। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं, हमारे बीच ऐसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। विवेक चौहान ने हल्का सा सिर हिलाया, उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। फिर उन्होंने आगे पूछा, इस बार आप जिनलिंग शहर में कितने समय तक रहने की योजना बना रहे हैं? मैं कल जा रहा हूं, मुझे राजधानी की यात्रा करनी है। ध्रुव मल्होत्रा ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर विवेक चौहान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, राजधानी अन्य स्थानों की तरह नहीं है, ये बहुत ही विश्वासघाती है। यहाँ तक कि उत्तरी लियाओ राजा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी आपको वहाँ सावधान रहना होगा। राजधानी के बारे में सुनते ही हर किसी की पहली प्रतिक्रिया इसके मामलों की जटिलता पर टिप्पणी करना होती है, तथा ये कि इस गहरे पानी में कितने छुपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघ हैं। मैं समझ गया। ध्रुव मल्होत्रा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर जवाब दिया। उत्तरी युद्ध के राजा के रूप में अपनी पहचान और शाही राज्य की ताकत के साथ, भले ही वह ड्रैगन और बाघ की मान में चला गया, जो कि राजधानी है, वह अपने आप को बचाने में सक्षम होगा। हालांकि विवेक चौहान और पुराने मास्टर वर्मा को अतिरिक्त चिंता में डालने से बचने के लिए ध्रुव मल्होत्रा ने हमेशा ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित किया था। आज रात लिन के निवास पर भोजन के लिए रुकें? विवेक चौहान ने विषय बदलते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं रोशनी वर्मा और कुछ अन्य लोगों को बाद में बुला लूंगा। बैकवोट अध्याय 235। जियांगबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक बड़ी मेज पर खाना रखा हुआ था, जो देखने में और महक में स्वादिष्ट लग रहा था, तथा मेज पर महंगी दिखने वाली शराब की कई बोतलें रखी हुई थीं। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग अपनी सीटों पर बैठ गए, जबकि रोशनी वर्मा और विक्रम सिंह भी चौहान परिवार के निवास पर पहुंच गए थे। ध्रुव मल्होत्रा, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूं। आज की विदाई के साथ कौन जानता है कि हम फिर कब मिलेंगे। विवेक चौहान ने मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया। उनके शब्दों में बिछड़ने का दुख नहीं था, बल्कि अगले मिलन की खुशी और प्रत्याशा थी। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और फिर मेज पर बैठे सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, चलो सब लोग साथ में पीते हैं। क्लिंक। एक के बाद एक गिलास टकराने से तीखी आवाजों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। फिर सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गिलासों में भरी शराब पी ली। रोशनी वर्मा और नेहा चौहान के अलावा उपस्थित लोगों में से किसकी शराब के प्रति सहनशीलता खराब थी। जब सभी लोग गिलास धकेल रहे थे और स्थान बदल रहे थे, तभी एक व्यक्ति तेजी से चौहान परिवार के आंगन में भागता हुआ आया। राष्ट्रपति ली, आप यहाँ क्यों आए हैं? आगंतुक को देखकर विवेक चौहान ने तुरंत पूछा। सांस फूलने के कारण करण देव सिंह एक क्षण के लिए बोल भी नहीं पाए, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी जल्दबाजी में ये सब किया था। मैं भगवान ये को खोजने आया हूँ, करण देव सिंह ने एक क्षण के लिए सांस रोककर कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और तुरंत पूछा, क्या बात है?
लॉर्ड ये आज उत्तरी व्यापारी संघ जिनलिंग शहर में आया है और सिर्फ एक दिन के भीतर उन्होंने जिनलिंग शहर की अधिकांश बड़ी और छोटी कंपनियों पर कब्जा कर लिया है। करण देव सिंह ने बिना देरी किए कहा। जिनलिंग सिटी मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्होंने जिनलिंग सिटी मर्चेंट्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों के उत्थान और पतन की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि यह अचानक उभरने वाला उत्तरी व्यापारी संघ आसमान से उतरते दिव्य हथियार की तरह जिनलिंग शहर की अधिकांश कंपनियों को एक ही दिन में अपने कब्जे में ले चुका था, जैसे कि शरद ऋतु की हवाएं गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाती हैं। चाहे जबरन अधिग्रहण के माध्यम से या सभी पक्षों से दबाव डालने के बाद कीमतों को कम करके जिनलिंग सिटी मर्चेंट्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों को सिर्फ एक दिन में भारी नुकसान उठाना पड़ा। नॉर्दर्न मर्चेंट्स एसोसिएशन, उनकी पृष्ठभूमि कैसी है? ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। करण देव सिंह ने कड़वी मुस्कान के साथ असहाय भाव से कहा, पता नहीं चल पा रहा। उनके पीछे जो लोग हैं वे अत्यंत रहस्यमय हैं और मैं सभी उपाय आजमा चुका हूं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि चूंकि वे स्वयं को उत्तरी व्यापारी संघ कहते हैं, इसलिए वे संभवतः उत्तर से आई हुई ताकत हैं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की भौहें तन गईं। यद्यपि उत्तरी क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, लेकिन स्थानीय संसाधनों की कमी के कारण इसमें बहुत अधिक शक्तिशाली परिवार नहीं थे। एक ही दिन में ऐसा प्रभुत्व हासिल करने में सक्षम परिवार उत्तर में शायद ही मिलेगा। सर, उत्तर में सोन परिवार के बाद शक्तिशाली लू परिवार भी है। क्या यह उत्तरी व्यापारी संघ उन्होंने ही शुरू किया था? मुझे पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि सोन परिवार और लू परिवार का राजधानी के कुछ परिवारों के साथ घनिष्ठ संबंध है। आदित्य मेहता अचानक बोल पड़े। इन शब्दों पर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में हत्या की नीयत झलक उठी। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, इस मामले पर गौर करो, मुझे भोर से पहले नतीजा चाहिए। चाहे वह सोन परिवार के वंशज हों या उत्तरी क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले लू परिवार के वंशज हों या कोई अन्य परिवार, अगर उन्होंने जिनलिंग शहर को निशाना बनाने की हिम्मत की तो वे संभवतः मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे से ये सब कौन कर रहा है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदित्य मेहता के चेहरे पर गंभीरता छा गई और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, चिंता मत कीजिए सर। भोर होने से पहले मुझे इस नॉर्दर्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के पीछे के लोगों की स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। जाना, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। इसके बाद आदित्य मेहता लिन निवास से चले गए। आदित्य मेहता के जाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा भी करण देव सिंह की ओर मुड़े और कहा, आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि वे मुझे निशाना बना रहे हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इसे सुझाने में आपकी मदद करूंगा। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं, प्रभु। ये करण देव सिंह ने तुरंत जवाब दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने पहले ही उसकी जान बचाई थी और अब वह हस्तक्षेप करने और जिनलिंग शहर से सू नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खत्म करने के लिए भी तैयार था। करण देव सिंह को नहीं पता था कि वह कृतज्ञता का ऐसा कर्ज कैसे चुका पाएगा। हमने खा पी लिया है, अब विदा होने का समय है। विवेक चौहान ने भी सही समय पर अपनी बात रखी। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, चूंकि उत्तरी जियांग के लोग जिनलिंग शहर में घुसने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए शाही राजधानी की मेरी यात्रा भी कुछ दिनों के लिए टल सकती है। जब मेरे पास समय होगा हम फिर से मिल सकते हैं। ये कहना आसान है, जब भी आपके पास समय हो आप आ जाइए, विवेक चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग भी उठकर लिन निवास से चले गए। जब वे सू निवास पर लौटे तब तक रात हो चुकी थी। रोशनी वर्मा जल्दी सो गई थी, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा, करण मल्होत्रा और कुछ अन्य लोगों के साथ सुप्रांगण में एक पत्थर की मेज पर बैठे थे और उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सर, अगर जियांगबेई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे का व्यक्ति लू परिवार जैसे जियांगबेई के शक्तिशाली परिवार से है तो यह प्रबंधनीय होगा, लेकिन अगर यह सचमुच सोन परिवार का कोई सदस्य है तो क्या हमें फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? करण मल्होत्रा ने पूछा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपना सिर उठाकर आसमान में पूर्णिमा के चांद को देखा और धीरे से कहा, समय बदल गया है और लोग भी बदल गए हैं। सोंग जुन किस तरह का व्यक्ति है? यदि उसके वंशजों के मन में गलत इरादे हैं तो उन्हें तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की महिमा पर भरोसा करके अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है तो ड्रैगन कंट्री के उन सदियों पुराने परिवारों ने बहुत पहले ही राज्य को अराजकता में धकेल दिया होता। ये सुनकर करण मल्होत्रा के चेहरे पर एहसास का भाव देखा। सोंग जुन ने ड्रैगन देश के लिए महान योगदान दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके वंशज उसकी विरासत का दुरुपयोग करके अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते थे। जो भी गलती करेगा उसे दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, कोई आ रहा है।
विक्रम सिंह, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उन्होंने सिर हिलाया। अपने कौशल से उसने स्वाभाविक रूप से यह महसूस कर लिया था कि कोई सुनिवास की ओर आ रहा है। जाओ और आगंतुक को अंदर ले आओ। अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएं, ध्रुव मल्होत्रा ने विक्रम सिंह को निर्देश दिया। जी श्रीमान, विक्रम सिंह ने जवाब दिया और तुरंत उठकर प्रांगण के बाहर की ओर चल पड़े। विक्रम सिंह के जाने के बाद करण मल्होत्रा हैरानी भरे अंदाज में बोले, सर, इतनी रात में कौन आ सकता है? हे, शाही शहर से एक आगंतुक। ध्रुव मल्होत्रा हल्के से हंस पड़े। ये सुनकर करण मल्होत्रा हैरान हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि शाही शहर से कोई इस समय कैसे आ सकता है। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा को यह तो स्पष्ट था कि आगंतुक अवश्य ही वूजी समूह से होगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह लियू किंगफेंग था या लियू किंग्युन। चूंकि आगंतुक में उत्तरी युद्ध के पुराने राजा हर्षवर्धन राव की सैन्य छवि की झलक थी, इसलिए ध्रुव मल्होत्रा उसकी पहचान की पुष्टि करने में सक्षम थे। मार्शल आभा वंश परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित होती है। जब तक किसी ने इसमें कोई नवप्रवर्तन या संशोधन नहीं किया हो, मार्शल आर्ट की आभा स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर को धारण कर लेगी जिसने इसे पारित किया है। विशाल ड्रैगन देश में पुराने उत्तरी युद्ध राजा हर्षवर्धन राव की सैन्य विरासत वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। उनमें से लियू परिवार, जो पुराने उत्तरी लियाओ राजा के लिए वूजी समूह का प्रबंधन करता था, वास्तव में उनमें से एक था। अध्याय 236, लियू क्विंग्युन, महाराज, मैं उस आदमी को ले आया हूँ। विक्रम सिंह ध्रुव मल्होत्रा के पास गए और फुसफुसाए। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर विक्रम सिंह तुरंत ध्रुव मल्होत्रा के पीछे आ गया। अनंत समूह के लियू किंग्युन उत्तरी लियाओ राजा को अपना सम्मान देते हैं। बिना एक शब्द कहे वह अधेड़ व्यक्ति ध्रुव मल्होत्रा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और सम्मानजनक व्यवहार के साथ बोला। यह अचानक की गई कार्रवाई ध्रुव मल्होत्रा की उम्मीदों से परे थी। उनके दिमाग में जब से पुराने उत्तरी युद्ध राजा का निधन हुआ था, तब से अनंत समूह हमेशा लियू भाइयों के नियंत्रण में रहा था। ऐसा कहा जाता है कि लालच कभी संतुष्ट नहीं होता है, और लियू भाइयों ने इतने सालों तक इन्फिनिटी ग्रुप की बागडोर संभाले रखी, लेकिन वे बहुत पहले ही अपने परिवार के प्रति पुराने उत्तरी लियाओ राजा की दयालुता को भूलकर विश्वासघाती हो गए होंगे। लेकिन अब उनसे मिलने पर ऐसा लग रहा था कि चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसी ध्रुव मल्होत्रा ने उम्मीद की थी। उसने सोचा था कि लियू किंग्युन, जो अनंत समूह पर कब्जा कर लेता और ध्रुव मल्होत्रा के आदेशों की अवहेलना करता, उससे मिलते ही बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठ गया। लियू किंग्युन की आंखों में ध्रुव मल्होत्रा को ईमानदारी की झलक दिखी। उनकी निगाहों से यह समझना कठिन नहीं था कि ध्रुव मल्होत्रा के सामने उनका घुटने टेकना सचमुच दिल से था। उठो, मुझे ये पसंद नहीं कि दूसरे लोग मुझसे बात करते समय घुटने टेकें, ध्रुव मल्होत्रा ने शांति से कहा। ये सुनकर लियू किंग्युन ने भी थोड़ा सिर हिलाया, फिर तुरंत खड़ा हो गया। लियू किंग्युन, पुराने उत्तरी लियाओ राजा की मृत्यु के बाद से अनंत समूह आपके भाइयों के प्रबंधन के अधीन है। मेरी तुलना में उत्तरी लियाओ राजा, आप दोनों भाई अनंत समूह के सच्चे स्वामी की तरह लगते हैं। फिर भी आज मुझे देखते ही आप घुटनों के बल बैठ गए, जो वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीन भाव से लियू किंग्युन को देखा। लियू किंग्युन ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए कहा, महाराज, आपका ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। न केवल हम भाई, बल्कि हमारे लियू परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी खुद को अनंत समूह का सच्चा स्वामी नहीं मानता है। उत्तरी लियाओ राजा, जब तक आपके पास काला कार्ड है, आप अनंत समूह के नए स्वामी हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने लियू किंग्युन को गहराई से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। आप काफी चतुर आदमी हैं। मैंने तुम्हें जिनलिंग शहर में एक कारण से बुलाया है जिसे तुम्हें समझना चाहिए। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, जिनमें से तुम स्वयं निर्णय लो। पहला ये कि तुम वापस जाओ और अनंत समूह का सुरक्षित प्रबंधन करो। उसके बाद तुम्हारे लियू परिवार के प्रति पुराने उत्तरी लियाओ राजा की दयालुता समाप्त हो जाएगी, और निश्चित रूप से मैं अनंत समूह का नियंत्रण त्यागते हुए तुम्हें काला कार्ड भी सौंप दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर लियू किंग्युन का चेहरा, जो पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक जम गया और उसकी जगह हैरानी का भाव आ गया। भाइयों के नियंत्रण में इन्फिनिट ग्रुप वर्षों में सैकड़ों अरबों के बाजार मूल्य के साथ एक विशालकाय कंपनी बन गई थी। अपार धन संपदा ने दोनों भाइयों को लड़ाई में उतरने और दलदल में उतरने का साहस दिया था। फिर भी अब ध्रुव मल्होत्रा बिना किसी कारण के इन्फिनिट ग्रुप का नियंत्रण छोड़ने को तैयार थे। क्या यह इन्फिनिट ग्रुप को अप्रत्यक्ष रूप से 2 भाइयों लियू परिवार को सौंपने के समान नहीं था? दूसरा विकल्प यह है कि तुम मेरे अधीन मेरे सैनिक के रूप में काम करो। आपको इस दूसरे विकल्प के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। यदि आप मेरी कमान के तहत सेवा करना चुनते हैं, तो किसी भी विश्वासघात का कोई दया नहीं मिलेगी। इससे पहले कि लियू किंग्युन को कुछ सोचने का समय मिलता, ध्रुव मल्होत्रा की आवाज तुरंत आ गई।
लियू किंगयुन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैंने जिनलिंग शहर जाते समय पहले ही इस पर विचार कर लिया था। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं और निस्संदेह मेरा चुनाव पूरे लियू परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। उसके दृढ़ निश्चयी चेहरे को देखकर ध्रुव मल्होत्रा को कुछ आश्चर्य हुआ। यद्यपि उन्होंने वर्षों से वुजी जितुआन की स्थिति का प्रबंधन या उसके बारे में पूछताछ तक नहीं की थी, फिर भी ध्रुव मल्होत्रा को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वर्तमान में संपन्न वुजीजी समूह के पास कितनी बड़ी संपत्ति है। उन्होंने यह बात सबके सामने रखी थी कि यदि लियू किंगयुन ने सिर हिला दिया तो विशाल वुजीजी समूह उनका हो सकता है। फिर भी लियू किंगयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा रास्ता चुना, जिससे वुजीजी समूह को वैध रूप से नियंत्रित करने का अवसर समाप्त हो गया। आपने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। उत्तरी युद्ध राजा के पास वुजीजी समूह को नियंत्रित करने के लिए लियू परिवार को चुनने के अपने कारण थे। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा, यह कल्पना करना कठिन था कि लियू परिवार की मानसिकता क्या थी कि उसने सैकड़ों अरबों की संपत्ति स्वेच्छा से छोड़ दी। हे, जब मेरे पिता जीवित थे तो वे हम दोनों भाइयों को हमेशा याद दिलाते रहते थे कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और अधिक कहानियां खोजें। यदि उत्तरी युद्ध के राजा नहीं होते तो हमारा लियू परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। लियू किंगयुन और लियू किंगफेंग कहां से आते? वुजीजी समूह हमेशा से शुरू से अंत तक उत्तरी युद्ध राजा का रहा है, और अब जब उत्तरी युद्ध राजा का निधन हो गया है तो स्वाभाविक रूप से यह आपको उत्तरी लियाओ राजा के एकमात्र उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए। लियू किंगयुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, फिर गंभीर चेहरे के साथ बोली। हर शब्द में निर्विवाद दृढ़ संकल्प की झलक थी। ध्रुव मल्होत्रा के पीछे खड़े करण मल्होत्रा और विक्रम सिंह के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। वे अविश्वास से लियू किंगयुन को देख रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और इस मुद्दे पर आगे बात नहीं की। चूंकि लियू किंगयुन ने उनकी कमान में शामिल होने का फैसला किया था, इसलिए इस पर ज्यादा बात करना सिर्फ शब्दों की बर्बादी होगी। यद्यपि लियू किंगयुन एक व्यवसायी था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट कौशल बहुत कमजोर थी। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा ने उसमें दृढ़ता की झलक देखी। दृढ़ता का यह अंश जो योद्धा राजा क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं में भी नहीं था, दुर्लभ रूप से पाया जाता था। लेकिन ये दृढ़ता वास्तव में लियू किंगयुन में दिखाई दी, और इसके कारण ध्रुव मल्होत्रा का मानना था कि लियू किंगयुन निश्चित रूप से अपने वचन से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं था। इसी तरह ऐसे व्यक्ति में भी अपना स्वाभिमान होगा। वह कभी भी कोई निर्णय हल्के में नहीं लेगा और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को आसानी से नहीं बदलेगा। जिलिंग शहर में जियांगबेई वाणिज्यिक एसोसिएशन सामने आया है और मैं चाहता हूं कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से कहा। ये सुनकर लियू किंगयुन ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। फिर उसने पूछा, मेरे प्रभु, किस शक्ति ने इस जियांगबेई वाणिज्यिक संघ का निर्माण किया है और मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? चूंकि इसका नाम जियांगबेई के नाम पर रखा गया है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से जियांगबेई के लोगों द्वारा बनाया गया है। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, फिर बोले, हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि जियांगबेई कमर्शियल एसोसिएशन के पीछे वास्तव में कौन है। मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा है और सुबह तक विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। लियू किंगयुन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर गंभीरता से कहा, महाराज, हालांकि मुझे नहीं पता कि इस जियांगबेई वाणिज्यिक संघ के पीछे कौन है, लेकिन हमारे वुजीजी समूह की वर्तमान ताकत के साथ अगर हम कार्रवाई करते हैं तो इस तरह के एक अज्ञात छोटे वाणिज्यिक संघ से निपटना बहुत आसान है। मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए और मैं जियांगबेई वाणिज्यिक एसोसिएशन को तोड़कर जिनलिंग शहर से दुम दबाकर भाग जाने को मजबूर कर दूंगा। जब बात व्यापारिक मामलों की आती तो लियू किंगयुन का चेहरा पूर्ण आत्मविश्वास से भर जाता था। ऐसे शब्द कहने में सक्षम होना लियू किंगयुन के कई वर्षों के व्यापारिक समुद्र पर प्रभुत्व के साथ साथ वुजीजी समूह की शक्तिशाली ताकत से लाया गया आत्मविश्वास था। अध्याय 237 अध्याय पीछे का व्यक्ति से नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत स्पष्ट रूप से पता चलती है। हालांकि लियू किंगयुन के लिए नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक महत्वहीन चरित्र की तरह लग रहा था जिसे वह अपने हाथ के एक झटके से नष्ट कर सकता था। ये दावा करना कि नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1 सप्ताह के भीतर बिखर सकता है, ये दर्शाता है कि ऐसा बयान देने के लिए किस प्रकार की ताकत की आवश्यकता थी। 1 सप्ताह, ये बहुत लंबा समय है। सबसे तेज गति का उपयोग करें, मेरे लिए नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नष्ट करने में कोई कसर न छोड़ें। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं और बोले। यद्यपि नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नष्ट करने में लगा 1 सप्ताह का समय कई लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी अविश्वसनीय था, फिर भी ध्रुव मल्होत्रा को लगा कि इसमें लगाया गया समय बहुत लंबा था। नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे के अधिकांश लोग संभवतः नॉर्थ रिवर से आए थे। नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम करने के कारण ध्रुव मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से इसके पीछे के लोगों से मिलने के लिए नॉर्थ रिवर की यात्रा करेंगे।
नॉर्थ रिवर के मामलों को संभालने के बाद ध्रुव मल्होत्रा को शाही राजधानी की ओर बढ़ना होगा। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। वह एक अल्पज्ञात छोटे से वाणिज्य कक्ष में अपना एक सप्ताह बर्बाद नहीं कर सकता था। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर लियू किंग्युन का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। उनकी राय में नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ध्वस्त करने के लिए एक सप्ताह सबसे सुरक्षित अवधि थी। एक मजबूत चैम्बर ऑफ कॉमर्स को गिराने के लिए इन्फिनिटी ग्रुप को स्वाभाविक रूप से कुछ कीमत चुकानी पड़ी, और एक सप्ताह के भीतर इन्फिनिटी ग्रुप को जो लागत चुकानी पड़ती थी उसे न्यूनतम किया जा सका। यदि उन्होंने वास्तव में नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी होती तो इतना छोटा चैम्बर संभवतः इन्फिनिटी ग्रुप की शक्ति के तहत एक दिन भी नहीं चल पाता। हालांकि ऐसा करने से इन्फिनिटी ग्रुप को वहन करने वाली लागत भी बढ़ जाएगी। एक योग्य व्यवसायी के रूप में लियू किंग्युन ने स्वाभाविक रूप से इन्फिनिटी ग्रुप के घाटे को कम करने और समूह के लाभ को अधिकतम करने के लिए कुछ समय बिताने का फैसला किया। सर, अगर हम नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ते तो इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आधा दिन काफ़ी होगा, लेकिन तब इन्फिनिट ग्रुप का घाटा भी अपने चरम पर पहुंच जाएगा। लियू किंग्युन ने गहरी आवाज में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, आप एक व्यापारी हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। जिस क्षण से तुमने दूसरा रास्ता चुना है तब से तुम्हें केवल मेरे आदेशों का पालन करना है, समझे? ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आंखों में देखते हुए लियू किंग्युन की हृदय गति काफी बढ़ गई। ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में उसने एक ऐसी नज़र देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक ऊंची, श्रेष्ठ दृष्टि थी जो सभी प्राणियों से ऊपर थी। ऐसी नज़र लियू किंग्युन के कद के बावजूद वह ध्रुव मल्होत्रा को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। आपका अधीनस्थ समझता है, आपका अधीनस्थ इसे संभाल लेगा और कल दोपहर तक नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिखर जाएगा। लियू किंग्युन ने अपना सिर झुकाया और बोला, उसके शब्द श्रद्धा से भरे हुए थे। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर उदासीनता धीरे धीरे गायब हो गई। फिर वह बोला, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले नॉर्थ रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में खबर आने का इंतजार करो। जी श्रीमान। लियू किंग्युन ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद फिर कोई नहीं बोला। उनमें से कुछ लोग वर्मा परिवार के आंगन में पत्थर की मेज पर चुपचाप बैठे रहे, आदित्य मेहता द्वारा जियांगबी ट्रेडिंग एसोसिएशन के बारे में समाचार लाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक पूर्वी आकाश में भोर की हल्की रोशनी नहीं दिखने लगी तब तक करण मल्होत्रा बोल पड़े, आदित्य मेहता की कार्यक्षमता इतनी खराब क्यों हो रही है? क्या उन्होंने पूरी रात जानकारी खोजने में बिता दी लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली? जब वह चला गया तो उसने मुझे पूरे भरोसे के साथ आश्वासन दिया कि वह भोर होने से पहले सब कुछ समझ लेगा, और अब भोर होने ही वाली है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि वह तुम्हें ये कैसे समझाएगा। अंत में करण मल्होत्रा के चेहरे पर एक सुखद भाव उभर आया था। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव मल्होत्रा के सामने आदित्य मेहता को कमजोर देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। आदित्य मेहता बिना सबूत के काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर उन्हें इतना समय लग गया तो ऐसा लगता है कि जियांगबी ट्रेडिंग एसोसिएशन के पीछे के लोग काफी परेशान करने वाले हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से कहा, हालांकि उनकी नज़र एक निश्चित दिशा में टिकी हुई थी। वह उदासीन दृष्टि वर्मा परिवार के आंगन की दीवारों को भेद कर बाहर की स्थिति को सहजता से देख रही थी। उसकी बातें सुनकर करण मल्होत्रा ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। क्या वह आदमी आदित्य मेहता वापस आ गया है? ध्रुव मल्होत्रा ने न तो कोई जवाब दिया और न ही उसकी ओर देखा। ये देखकर कि ध्रुव मल्होत्रा उसे अनदेखा कर रहा है, करण मल्होत्रा ने भी चुप रहना ही उचित समझा। ध्रुव मल्होत्रा की निगाहों के सामने ही एक आकृति ऊंची दीवार को पार करके सीधे वर्मा परिवार के आंगन में प्रवेश कर गई। फिर तेजी से चलते हुए वह ध्रुव मल्होत्रा के सामने आए और एक घुटने पर बैठ गए। महाराज, मैं अपने कर्तव्यों में असफल रहा हूं, कृपया मुझे दंड दीजिए। आदित्य मेहता ने आत्मग्लानि से भरे चेहरे के साथ कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर उदासीनता से कहा, खड़े हो जाओ। अभी आसमान भी नहीं चमका है तो फिर असफलता की बात कहां से आ गई? यह कोई आसान बात नहीं होगी कि कुछ जानकारी ढूंढने में आपको पूरी रात लग गई, है ना? ये सुनते ही आदित्य मेहता तुरंत उठ खड़े हुए। फिर गंभीर भाव से उन्होंने कहा, महाराज, जियांगबी ट्रेडिंग एसोसिएशन के पीछे के लोगों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जनरल सोंग के वंशज, लू परिवार, वू परिवार और झांग परिवार सभी इसमें शामिल हैं। लू, वो और झांग परिवार समान ताकत वाले हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से उत्तरी सू के 3 महान परिवारों के रूप में जाना जाता है, लेकिन सोन परिवार की ताकत इन तीनों से अधिक है। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठ गईं और उनकी आंखों में एक भयंकर भाव प्रकट हो गया।
फिर उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आपको पता चला है कि वे अचानक जिनलिंग शहर में क्यों आए और वहां के कॉर्पोरेट समूहों को निशाना क्यों बनाया? मैंने यह मान लिया था कि जियांगबेई ट्रेडिंग एसोसिएशन के पीछे या तो सोन परिवार होगा या फिर उन 3 परिवारों में से कोई एक होगा। लेकिन ये पता चला कि सोन परिवार सहित पूरे जियांगबेई के सबसे मजबूत 4 परिवार इस मामले में शामिल थे। आदित्य मेहता ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसका सही कारण नहीं जान पाया हूँ। हालांकि मुझे पता चला कि 3 दिन पहले ये 4 परिवार राजधानी आए थे। जहां तक उनकी मुलाकात का सवाल है, राजधानी में हमारा मौजूदा खुफिया नेटवर्क अभी तक ये पता लगाने में सक्षम नहीं है। आदित्य मेहता की भौहें तन गईं, बोलते बोलते उनका भाव गंभीर होता गया। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, राजधानी। मुझे आश्चर्य है कि इस बार इनमें से किस परिवार ने कार्रवाई की है। चलो अभी लू, वो और झांग परिवारों के बारे में बात नहीं करते। सोन परिवार, जनरल सोन के वंशज, यहाँ तक कि वे भी राजधानी में उन लोगों के गुलाम बन गए हैं। उन्होंने वास्तव में जनरल सोन का सारा सम्मान खो दिया है। उनमें से सबसे ज्यादा हत्यारा करण मल्होत्रा दांत पीसते हुए बोला, राजधानी के बदमाश। 3 साल पहले की घटना काफी नहीं थी और उन्होंने फिर से तुम्हें निशाना बनाने की हिम्मत की। कृपया आदेश दीजिए मेरे स्वामी, मैं तुरंत बेलियांग लौटूंगा और 10 लाख सैनिकों को इकट्ठा करके राजधानी में मार्च करूंगा और उस घटना में शामिल सभी लोगों का सफाया कर दूंगा। करण मल्होत्रा से एक घनी जानलेवा आभा फूट पड़ी, जो तुरंत पूरे वर्मा परिवार में फैल गई। वर्मा परिवार के सभी सदस्य, जो अभी भी नींद में थे, इस अचानक आए जानलेवा आभा से प्रभावित हुए और तुरंत अपनी नींद से जाग गए। अध्याय 238-338 आगे बढ़ना। ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा की ओर देखा और बोला। स्वाभाविक रूप से करण मल्होत्रा ने ध्रुव मल्होत्रा के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ही अपनी हत्या की मंशा पर लगाम लगा दी। जैसे ही करण मल्होत्रा की मारक आभा कम हुई, लियू किंग्युन ने तुरंत अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ लिया। अभी अभी उस प्रचंड आभा से घिरे होने के कारण वह इस प्रकार घबरा गया था मानो किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो, और तुरंत ही उसके पसीने छूटने लगे थे। यदि लियू किंग्युन, जो लंबे समय से उच्च पद पर था और मार्शल आर्ट में एक निश्चित आधार रखता था, इतना प्रभावित हुआ, तो वर्मा परिवार के लोगों का तो कहना ही क्या। हालांकि वर्मा परिवार के सदस्य ध्रुव मल्होत्रा की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को इस तरह के मामले में परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लियू किंग्युन, तुमने भी सुना, उत्तरी जियांगसू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे का व्यक्ति कोई साधारण पृष्ठभूमि वाला नहीं है। क्या आपको अभी भी विश्वास है कि आप उत्तरी जियांगसू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आधे दिन में कुचल सकते हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने लियू किंग्युन की ओर देखा और बोला। लियू किंग्युन ने तुरंत सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, महाराज, निश्चिंत रहें, मैं कभी भी उन चीजों के बारे में नहीं बोलता जिनके पूरा होने के बारे में मुझे यकीन नहीं होता। व्यापार जगत किसी भी अन्य से भिन्न है। हालांकि सोंग, लू, वो और झांग परिवार सभी कमजोर नहीं है, लेकिन जब धन की बात आती है तो हमारा वूजी समूह किसी से नहीं डरता। बाहर अफवाहों का दावा है कि हमारे वूजी समूह की संपत्ति पहले ही 400 अरब तक पहुंच गई है। हालांकि मैं अपने प्रभु को बता सकता हूं, 400 अरब वूजी समूह की सीमा से बहुत दूर है। ये शब्द सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने आश्चर्य से लियू किंग्युन की ओर देखा। ड्रैगन किंगडम के लगभग सभी लोग, जिनके पास एक निश्चित स्तर की ताकत थी, जानते थे कि भाइयों लियू किंग्युन और लियू किंगफेन के प्रबंधन के तहत वूजी समूह विकसित हुआ था और 400 अरब की चौंका देने वाली संपत्ति को नियंत्रित करता था। लेकिन अब लियू किंग्युन ध्रुव मल्होत्रा को बता रहे थे कि 400 अरब वूजी समूह के नियंत्रण वाली संपत्ति से बहुत दूर है। ये वूजी समूह का सबसे बड़ा रहस्य है। मेरा छोटा भाई लियू किंगफेंग इन वर्षों में विदेश में रहा है और उसने जो शक्ति अर्जित की है वह मुझसे कम नहीं है। यही कारण है कि हम दोनों भाइयों ने उत्तरी लियाओ राजा की कमान में शामिल होने का फैसला किया है, ताकि शतरंज के इस धरती को हिला देने वाले खेल में कदम रख सकें। धन, लियू परिवार के पास कोई कमी नहीं है। अब मेरे भाई और मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि लियू परिवार का अस्तित्व बना रहे। लियू किंग्युन ने हल्की हंसी के साथ कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाकर गंभीरता से कहा, आप और आपके भाई ने मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक किया है। चाहे आपके विचार कुछ भी हों, जब तक आप मेरे लिए अच्छा काम करते रहेंगे, मैं आपसे वादा कर सकता हूं, जब तक मैं जीवित हूं और उत्तरी लियाओ सेना मौजूद है, लियू परिवार मौजूद रहेगा। इन शब्दों के साथ लियू किंग्युन की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने तुरंत कहा, मेरे प्रभु, मैं तुरंत उत्तरी जियांगसू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोगों की व्यवस्था करूंगा। अच्छा, आगे बढ़ो। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला। लियू किंग्युन बिना किसी देरी के वर्मा परिवार के आंगन से बाहर निकल गया।
ध्रुव मल्होत्रा ने यह भी नहीं पूछा कि वह शाही राजधानी लौट आया या जिनलिंग शहर में ही रुका रहा। महाराज, क्या हम सचमुच इस लियू किंग्युन पर भरोसा कर सकते हैं? बैकवोट, अगर एक दिन दोनों भाई एकजुट हो जाएं, तो मुझे डर है कि वे जो पूंजी जुटाएंगे वह 1 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। 1 ट्रिलियन की संपत्ति बिना किसी संदेह के किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राशि है। यहाँ तक कि अगर लियू किंग्युन और लियू किंगफेंग ने एक साथ मिलकर काम किया तो वे राजधानी में मौजूद व्यक्ति के साथ आमने सामने बातचीत करने और ड्रैगन देश की वर्तमान स्थितियों में से कुछ को बदलने के लिए योग्य होंगे। हे, लियू किंग्युन से ये देखना मुश्किल नहीं है कि दोनों भाई सतर्क लोग हैं। संभवतः उन्हें इस घटना के बारे में 3 वर्ष पहले ही खबर मिल गई थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में लोगों की कमी के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो सके। अब कई वर्ष बीत चुके हैं और दोनों भाइयों की संपत्ति उस स्तर पर पहुंच गई है जो उन्हें खेल में शामिल होने की अनुमति देती है। यही कारण है कि वे मुझसे मिलने आए हैं, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा की लियू किंग्युन से केवल एक बार ही मुलाकात हुई थी, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीख सकते थे। महाराज, सोंग परिवार, वू परिवार, झांग परिवार और लू परिवार ने जिनलिंग शहर में दखलंदाजी करने के लिए हाथ मिला लिया है। क्या हमें उनसे हिसाब बराबर कर लेना चाहिए? करण मल्होत्रा ने पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, जिनलिंग शहर पर उनकी नज़रें गड़ाने और कार्रवाई करने का कारण स्वाभाविक रूप से मुझ पर लक्षित है। चूंकि दूसरे पक्ष ने कदम उठाने का निर्णय लिया है, इसलिए यदि हम चुप रहेंगे तो ये कुछ हद तक अनुचित होगा। जियांगबेई बिजनेस एसोसिएशन से निपटने के बाद आइए सबसे पहले जियांगबेई की यात्रा करें, ताकि ये देखा जा सके कि ये 4 परिवार क्या कर रहे हैं और वे राजधानी में लोगों की सेवा करने के लिए क्यों इच्छुक हैं। ये सुनकर करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और सुबह के 10 बज गए। इस समय जिनलिंग सिटी की एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल के कार्यालय में 4 युवक इकट्ठे हुए थे। सज्जनों, वुजी ग्रुप ने अचानक हमारे जियांगबेई बिजनेस एसोसिएशन के खिलाफ कदम उठाया है। क्या किसी को कोई खबर मिली है? एक युवक ने गंभीर स्वर में कहा। बाकी 3 लोग भी गंभीर दिख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोला। स्पष्टतः वे इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि दूर राजधानी में स्थित वुजी ग्रुप ने अचानक उनके नियंत्रण वाले जियांगबेई बिजनेस एसोसिएशन को क्यों निशाना बनाया। ये 4 युवक स्वाभाविक रूप से सोंग, झांग, वो और लू परिवारों के युवा परिवार प्रमुख थे और अपने अपने परिवारों के उत्तराधिकारी थे। युवा मास्टर सोंग, हम 4 परिवारों में से केवल आपके सोंग परिवार का ही राजधानी में संबंध है। क्या आपके पास कोई उपयोगी जानकारी है? उनमें से एक ने यंग मास्टर सोंग की ओर देखा और पूछा। हालांकि यंग मास्टर सोंग ने अपना सिर हिलाया और एक असहाय मुस्कान दिखाते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में वुजी समूह इतना बड़ा और विस्तारित हो गया है कि राजधानी में शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार भी खतरा महसूस करते हैं। हमारे सोंग परिवार की तो बात ही छोड़िए, राजधानी के शक्तिशाली परिवार भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वुजी ग्रुप क्या कर रहा है। हालांकि हमारे 4 परिवार कमजोर नहीं हैं, लेकिन व्यापार जगत में अगर हम अपनी पूरी ताकत भी लगा दें तो भी हम शायद वुजी ग्रुप की बराबरी नहीं कर सकते। वुजी ग्रुप के पास 400 अरब की विशाल संपत्ति है और यह विशाल संपत्ति ही वहां उपस्थित 4 उत्तराधिकारियों को शक्तिहीनता का एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। उनके परिवार मजबूत होने के बावजूद वे अंततः जियांगबेई में ही जमे रहे और वे केवल इस क्षेत्र पर ही अपना प्रभुत्व जमा सके। वुजी ग्रुप की तुलना में ऐसी ताकत, जिसका कारोबार पूरे ड्रैगन कंट्री और यहां तक कि विदेशों में भी फैला हुआ है, स्वाभाविक रूप से तुलनीय नहीं थी। यह मुश्किल है। सिर्फ आधे दिन में ही हमारा जियांगबेई बिजनेस एसोसिएशन लगभग हाथ बदलने की कगार पर है। पहले बोलने वाले वारिस के चेहरे पर भी अब चिंता की लकीरें उभर आई थीं, उसके शब्द बेबसी से भरे हुए थे। बैकवोट अध्याय 239। दोहराव समय, ध्रुव मल्होत्रा, जो एल्डरसू के साथ भोजन कर रहे थे, ने भी लियू किंग्युन को भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस भोजन में वर्मा परिवार से केवल एल्डरसू और रोशनी वर्मा ही शामिल थे, क्योंकि एल्डरसू जानते थे कि ध्रुव मल्होत्रा वर्मा परिवार के अन्य सदस्यों को तरजीह नहीं देते थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा के साथ भोजन करने के लिए किसी और को आमंत्रित नहीं किया था। बड़े सू, मैं आपको परिचय कराता हूँ। मैं लियू किंग्युन हूँ, वुजी ग्रुप कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष। वह संपूर्ण वुजी ग्रुप कॉर्पोरेशन के सभी घरेलू उद्योगों का प्रबंधन करते हैं, ध्रुव मल्होत्रा ने एल्डरसू से कहा। ये सुनकर एल्डरसू के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत कहा, तो यह मिस्टर लियू हैं, क्षमा करें। बड़े सू बहुत विनम्र हैं। मैं तो केवल नेता के आदेश के तहत एक अधीनस्थ हूँ, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है।
लियू किंगयुन, जो ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा के बीच के रिश्ते को जानता था, स्वाभाविक रूप से एल्दसू के साथ श्रेष्ठता का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सका और जल्दबाजी में बोल भी दिया। जल्दी से कुछ खाना खाने के बाद लियू किंगयुन ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, सर, नॉर्दर्न बिजनेस कंसोर्टियम का स्वामित्व बदल गया है और अब वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन इसका मालिक है। जल्द ही मैं आपको उत्तरी बिजनेस कंसोर्टियम में उन परिवारों के युवा मुखियाओं से मिलवाने ले जाऊंगा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए और सिर हिलाया। ध्रुव मल्होत्रा को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि लियू किंगयुन ने आधे दिन से भी कम समय में नॉर्दर्न बिजनेस कंसोर्टियम को गिराने और पूरे क्षेत्र को वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन के नियंत्रण में लाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके विपरीत वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन की इतनी शक्तिशाली क्षमताओं के साथ यदि लियू किंगयुन ये हासिल करने में कामयाब नहीं होते तो ध्रुव मल्होत्रा निराश होते। वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन के लिए एक छोटा सा नॉर्दर्न बिजनेस कंसोर्टियम महज एक मामूली विदूषक था जिससे निपटने के लिए ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। ध्रुव मल्होत्रा, चूंकि अभी भी आपके पास काम बाकी है तो आगे बढ़िए। रोशनी वर्मा का यहाँ मुझसे बात करना ही काफी है। एल्दसू ने भी बात की। ध्रुव मल्होत्रा के पास बैठी रोशनी वर्मा भी बोली, भाई ये अपना काम निपटाओ, मैं दादाजी का साथ दूंगी। ठीक है, मैं पहले उत्तरी व्यापार संघ को संभालूंगा, फिर वापस आकर आपसे बातचीत करूंगा। एल्दसू। ध्रुव मल्होत्रा धीरे से खड़े हुए और बोले। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा ने लियू किंगयुन के नेतृत्व में करण मल्होत्रा को उत्तरी बिजनेस कंसोर्टियम में शामिल किया। उस समय उत्तरी व्यापार संघ में एकत्रित 4 युवा स्वामी लगातार फोन करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने अचानक उत्तरी व्यापार संघ को क्यों निशाना बनाया। वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन, जो कि पूर्व उत्तरी लियाओ राजा द्वारा गुप्त रूप से स्थापित एक बल था, आज भी कई लोगों के लिए पूर्व उत्तरी लियाओ राजा के साथ इसके संबंधों के बारे में अज्ञात है। आपकी यात्रा जारी है और इससे भी कम लोगों को पता था कि ध्रुव मल्होत्रा वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन के नए मालिक बन गए हैं। लानत है तुम पर, वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन। हमारे उत्तरी व्यापार संघ ने कभी भी उनसे संपर्क नहीं किया है। वे अचानक हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? क्रोध से भरा हुआ गाना चिल्लाया। बाकी 3 युवा मास्टरों के चेहरे भी उदास दिख रहे थे। वे 1 घंटे से ज्यादा समय से फोन कर रहे थे, अपने सभी संपर्कों को खोज रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली थी। अरे वाह, वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन इतनी आक्रामकता से आगे आ रहा है। मुझे लगता है कि अब हमारे संघ के अधिकांश उद्योगों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। इसने राजधानी में उस व्यक्ति की व्यवस्था को तोड़ दिया है और अब मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन इस गड़बड़ी से कैसे बाहर निकलेगा। एक युवा मास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, उसके शब्द घृणा से भरे हुए थे। सॉन्ग ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन का उस आदमी ध्रुव मल्होत्रा से कोई संबंध हो सकता है? क्या हम ध्रुव मल्होत्रा से परेशानी मोल लेने के लिए जिनलिंग सिटी नहीं आए थे? अब जब वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने अचानक हमें निशाना बनाया है और ध्रुव मल्होत्रा अभी जिनलिंग सिटी में वापस आ गया है। इस टिप्पणी पर सभी युवा मास्टरों के चेहरों पर आश्चर्य झलक उठा। हालांकि उनमें से एक ने तुरंत कहा, यह संभव नहीं हो सकता। अगर वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन का ध्रुव मल्होत्रा से सचमुच कोई लेना देना था तो वह उस घटना के समय चुप कैसे रह सकता था? शायद उस समय वुजी ग्रुप कॉरपोरेशन में हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब निश्चित रूप से उसके पास मैदान में कदम रखने की ताकत है। सभी के चेहरे के हाव भाव फिर बदल गए, उनकी आंखों में द्वंद्व की झलक दिखाई देने लगी, मानो वे ये सोच रहे हों कि क्या वाकई वुजी कॉरपोरेशन और ध्रुव मल्होत्रा के बीच कोई संबंध है। टकराना। तभी अचानक दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला। चारों युवा स्वामियों की भयभीत निगाहों के सामने विशेष रूप से बनाया गया दरवाजा पहले ही चौखट से पूरी तरह अलग होकर कार्यालय में उड़ गया था। बूम! दरवाजा कार्यालय के फर्श पर जोर से गिरा, जिससे बहुत तेज आवाज हुई। इस तेज आवाज से चारों युवा स्वामी भी चौंक गए और होश में आ गए। एक एक करके उन्होंने गंभीर भाव से दरवाजे की ओर देखा और उनकी दृष्टि में ध्रुव मल्होत्रा, करण मल्होत्रा और लियू किंगयुन के साथ कार्यालय में प्रवेश कर चुके थे। ध्रुव मल्होत्रा, लियू किंगयुन। वुजी कॉरपोरेशन वास्तव में ध्रुव मल्होत्रा से संबंधित है। ध्रुव मल्होत्रा और लियू किंगयुन को देखकर यंग मास्टर सॉन्ग तुरंत आश्चर्य में चिल्ला उठे। अन्य 3 युवा स्वामी भी अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते थे। किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि वुजी कॉरपोरेशन ध्रुव मल्होत्रा से कैसे जुड़ा। क्या आश्चर्य है कि वुजी कॉरपोरेशन मुझसे संबंधित है? ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ पूछते हुए कार्यालय में प्रवेश किया। युवा मास्टर सोन के हाव भाव में थोड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने गंभीरता से कहा, ध्रुव मल्होत्रा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, फिर आपने वुजी कॉरपोरेशन को हमारे जियांगबेई कॉमर्स चैम्बर पर आक्रमण करने का निर्देश क्यों दिया? भले ही आप उत्तरी लियाओ राजा हों, आप इतने दबंग तो नहीं हो सकते, है न?
ध्रुव मल्होत्रा कार्यालय के स्वागत कक्ष में सोफे पर बैठे और शांति से बोले, इस राजा को देखकर घुटने न टेकने का शिष्टाचार तुम्हें किसने सिखाया? इन शब्दों के साथ ही करण मल्होत्रा अचानक एक उन्मुक्त बाघ की तरह आगे बढ़ा और एक भयानक जानलेवा आभा के साथ चारों युवा स्वामियों की ओर झपटा। अपना दुस्साहस बंद करो। कार्यालय के दूसरे कमरे से जोरदार चिल्लाहट की आवाज आए। तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और 4 आकृतियां कमरे से बाहर निकली और करण मल्होत्रा की ओर बढ़ीं। 4 मध्यम स्तर के ग्रैंड मास्टर कचरा, मुझ पर एक चाल चलने की हिम्मत। करण मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही ये चारों आकृतियां सामने आईं, करण मल्होत्रा ने तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया। अब वह युवा मास्टर सोंग और अन्य 3 युवा मास्टरों की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि चारों ग्रैंड मास्टरों पर हमला कर रहा है। बैंग 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 4 धीमी आवाजें लगभग एक साथ फूटीं और फिर चारों आकृतियां पीछे की ओर उड़ गईं। प्रमुख ग्रैंड मास्टर्स फिर भी करण मल्होत्रा के हाथों में वे आम लोगों की तरह थे, एक भी वार झेलने में असमर्थ। चारों ग्रैंड मास्टर्स स्वाभाविक रूप से युवा मास्टर सोंग और अन्य के परिवारों द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए लोग थे। हालांकि ग्रैंड मास्टर्स कमजोर नहीं थे, लेकिन करण मल्होत्रा का सामना करते हुए, जो युद्ध राजा बनने की दिशा में आधा कदम आगे था, वे केवल अपने विनाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। मरना। करण मल्होत्रा ने उन्हें छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी और इससे पहले कि वे उतरते, वह उनके पास पहुंच गए। फिर चारों ग्रैंड मास्टरों की छाती पर एक एक मुक्का लगा। दरार, तेज और चुभने वाली हड्डियां चटकने जैसी आवाजें गूंजने लगीं, जो चारों ग्रैंड मास्टरों के गिरने का संकेत थीं। अध्याय 240 नदी के उत्तर की ओर मनीष सोलंकी और अन्य लोगों ने तेजी से सांस ली। क्या चारों ग्रैंड मास्टर सचमुच एक ही हमले में मारे गए? ये देखकर मनीष सोलंकी और अन्य लोगों ने ध्रुव मल्होत्रा को लेकर एक नई तरह की सतर्कता बरती। ध्रुव मल्होत्रा की एक उंगली उठाए बिना उनका एक अधीनस्थ एक ही झटके में 4 ग्रैंड मास्टर्स को खत्म करने में सक्षम था। उनकी कमजोर सैन्य क्षमता को देखते हुए वे कैसे विरोध कर सकते थे? मनीष सोलंकी और अन्य लोगों के दिलों में निराशा छा गई। ऐसा लग रहा था कि आज का मामला अच्छा नहीं होगा। कमरे में एक क्षण के लिए शांति छा गई। ध्रुव मल्होत्रा पहाड़ की तरह अडिग खड़े थे, उनकी दुर्जय उपस्थिति बहुत दबाव डाल रही थी। मनीष सोलंकी और उनके साथियों ने एक दूसरे को देखा और फिर मनीष सोलंकी ने गहरी सांस ली और चुनौती देने के लिए आगे बढ़े। ध्रुव मल्होत्रा, तुम क्या करना चाहते हो? जियांगबेई बिजनेस एसोसिएशन का वुजी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। तुमने वास्तव में जियांगबेई बिजनेस एसोसिएशन को खत्म करने के लिए किसी को भेजा था और अब तुम हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर सीधे हमारे 4 ग्रैंड मास्टर्स को मार रहे हो। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मनीष सोलंकी के मन में भी गुस्सा था, लेकिन हालात को देखते हुए वह उसे जाहिर नहीं कर सके। ध्रुव मल्होत्रा और उनके बीच लंबे समय से मतभेद थे। यह अप्रत्याशित था कि वे सभी जिनलिंग शहर में आ गए थे। अब जबकि ध्रुव मल्होत्रा वापस आ गए थे और उन्होंने विशाल वुजी ग्रुप को अपने नियंत्रण में ले लिया था, वे एक बार फिर से एक दूसरे से भिड़ गए थे। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ उदासीनता से कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे बस आपके बुजुर्गों से कुछ काम है और मैं जियांगबेई की यात्रा करने के बारे में सोच रहा था। जियांगबेई जाओ। मनीष सोलंकी और बाकी लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। आप जियांगबेई में क्या करने जा रहे हैं? उसके दिल में संकट की भावना उभरी। क्या ये कमीना ध्रुव मल्होत्रा जियांगबेई में उनकी शक्ति को नष्ट करने से असंतुष्ट होकर उनके मुख्य परिवार को भी परेशान करने का इरादा रखता है? यह विचार आते ही मनीष सोलंकी और अन्य लोग गुस्से से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ध्रुव मल्होत्रा वाकई बहुत ताकतवर थे और इस पीढ़ी के उत्तरी युद्ध के बादशाह भी। यहाँ तक कि वुजी ग्रुप भी उनके नियंत्रण में आ गया था। लेकिन जियांगबेई उनके 4 प्रमुख परिवारों का गढ़ था। अगर ध्रुव मल्होत्रा वास्तव में जियांगबेई में घुसने की हिम्मत रखते, तो वे ये सुनिश्चित करने का साहस रखते कि वह वापस न आए। करण मल्होत्रा ने ठंडी नाक से कहा, हमारे मालिक क्या करना चाहते हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। करण मल्होत्रा, जो ध्रुव मल्होत्रा का अनादर करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ने ठंडी आवाज में कहा। उसका दबंग आभामंडल एक तूफान की तरह बह गया। मनीष सोलंकी और अन्य लोग इस आभा से अभिभूत हो गए, अनियंत्रित रूप से कांपने लगे और उन्हें ठंडा पसीना आने लगा। चारों ग्रैंड मास्टरों की लाशें एक कोने में पड़ी थीं। हवा में खून की बदबू थी, जो इस बात की भयावह याद दिला रही थी कि ध्रुव मल्होत्रा का विरोध करने वालों का क्या होगा। ज्यादा दूर मत जाओ, ये जिनलिंग शहर है, तुम्हारा उत्तरी लियाओ नहीं। लव शाओ चिल्लाया। उसकी आंखें ध्रुव मल्होत्रा के प्रति जानलेवा इरादे और क्रोध से भरी हुई थीं। करण मल्होत्रा का चेहरा एक भूत की तरह चमक उठा। थप्पड़, तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक के साथ, क्या तुमने हमारे स्वामी का अनादर करने का साहस किया है?
एक जोरदार तमाचा लव शाओ के चेहरे पर लगा, जिससे उसका गाल फट गया, नाक से खून बहने लगा और दांत भी बहने लगे। वह कोने की दीवार से जोर से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी जिंदगी और मौत का पता नहीं चल पाया। मनीष सोलंकी और बाकी लोग और भी ज्यादा ठंडे क्रोधित हो गए, लेकिन बोलने से भी डर रहे थे, कहीं मौत के देवता करण मल्होत्रा की नजर उन पर न पड़ जाए। ऐसा एक और थप्पड़ वाकई अपमानजनक होगा। करण मल्होत्रा ने उनकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। कोई प्राकृतिक आपदाओं से तो बच सकता है, लेकिन खुद से होने वाली आपदाओं से नहीं। अगर तुमने शुरू से ही गुरु के सवालों का आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम वाकई यही मांग रहे हो? मनीष सोलंकी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कोई सवाल है तो पूछो। करण मल्होत्रा ने विक्रम सिंह की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हमने नहीं पूछा? तुमने कब पूछा? मैंने तो तुमसे एक सवाल पूछा था और तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, है न? मनीष सोलंकी ने गहरी निराशा के साथ सोचा कि अगर उनके पास मार्शल आर्ट में कोई मजबूत व्यक्ति होता तो वे ध्रुव मल्होत्रा को सीधे 2 टुकड़ों में काट सकते थे। क्या वे अब भी इतना घुटन महसूस कर रहे होंगे? ये शब्द सुनकर करण मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और ध्रुव मल्होत्रा से कहा, छोड़ो, उनके साथ शब्दों को क्यों बर्बाद करना। मुझे लगता है मेरे प्रभु, ये बेहतर है कि हम उनका पीछा करते हुए जियांगबेई तक जाएं और उन प्रमुख परिवारों को हमेशा के लिए मिटा दें। ऊपरी तौर पर मनीष सोलंकी चुप रहे, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर करण मल्होत्रा को लगता है कि वह जियांगबेई के 4 महान परिवारों को उखाड़ फेंक सकते हैं तो वह सपना देख रहे होंगे। जनरल सोंग के उत्तराधिकारी के रूप में सोंग परिवार कई वर्षों से जियांगबेई में स्थापित था और 3 अन्य शक्तिशाली परिवारों की सहायता से वे वस्तुतः जियांगबेई के सम्राट थे। कहावत है कि एक मजबूत अजगर एक स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता, और मनीष सोलंकी के लिए करण मल्होत्रा के शब्द शेखी बघारने के अलावा कुछ नहीं थे। एक गहरी सांस लेते हुए मनीष सोलंकी ने शांति और विनम्रता से कहा, चूंकि आप जियांगबेई जाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वहां ले जा सकता हूं, लेकिन एक आगंतुक के रूप में क्या आपको कम से कम वहां के रूप में दिखना नहीं चाहिए? मिलते ही किसी पर हमला करने जैसी हिंसात्मक हरकतें बहुत ही अशिष्ट और मेहमानों के प्रति अशोभनीय हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं। मैं आपको जिनलिंग शहर से अपनी सारी सेना वापस बुलाने के लिए आधा दिन देता हूं। हम आज दोपहर जियांगबेई के लिए निकलेंगे। अगर कोई पीछे रह गया तो वह कभी घर वापस नहीं आ पाएगा। ध्रुव मल्होत्रा की भौहों के बीच से एक जानलेवा आभा रिसने लगी, जिससे मनीष सोलंकी और अन्य लोगों के दिलों में एक झटका सा महसूस हुआ और वे तुरंत सहमत हो गए। ध्रुव मल्होत्रा जिनलिंग शहर को अपने कब्जे में रखने के लिए दृढ़ संकल्पित था, और जबकि अन्य सेनाएं प्रवेश कर सकती थीं, उन्हें नियमों का पालन करना होगा। जियांगबेई वाणिज्य एसोसिएशन जैसे समूहों को, जिन्होंने आगमन पर जिनलिंग शहर के व्यापारिक समुदाय के संतुलन को बिगाड़ दिया था, बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई। लियू किंग्युन ने ध्रुव मल्होत्रा को मुट्ठी से सलाम किया। मेरे प्रभु, क्या मुझे जिनलिंग पर शासन करने के लिए पीछे रहना चाहिए या आपके साथ जियांगबेई जाना चाहिए? पूरे जियांगबेई वाणिज्य संघ को भारी कीमत पर उखाड़ फेंकने के बाद भी स्थिति काफी अराजक थी। लियू किंग्युन के लिए पीछे रहकर कमान संभालना ही सबसे अच्छा था, लेकिन वह ध्रुव मल्होत्रा के साथ जियांगबेई के दृश्यों की सराहना करने और ध्रुव मल्होत्रा की सुंदरता को देखने के लिए जाना चाहते थे। इसके अलावा करण मल्होत्रा, विक्रम सिंह, चेन फैंग और अन्य की तुलना में ध्रुव मल्होत्रा के साथ उनका समय सबसे कम था। अगर उन्होंने तालमेल बनाने और अपनी उपयोगिता दिखाने का प्रयास नहीं किया तो उन्हें डर था कि भविष्य में ध्रुव मल्होत्रा के साथ उनका दर्जा दूसरों से कम हो सकता है। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहीं रहो और जिनलिंग शहर के कामकाज संभालो। अगर जियांगबेई में कोई जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जी महाराज। लियू किंग्युन ने तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि पीछे का प्रबंधन करना भी उसकी क्षमता में था। यदि ध्रुव मल्होत्रा वास्तव में एक महान उद्यम बनाने का लक्ष्य रखते थे तो पैसा अपरिहार्य था, और वुजी समूह वह सहायता थी जो उनके हाथ में थी। जियांगबेई की यात्रा का निर्णय लेने के बाद ध्रुव मल्होत्रा, रोशनी वर्मा और ओल्ड मास्टर वर्मा के साथ विदा लेकर सीधे जियांगबेई की ओर चल पड़े। मनीष सोलंकी और अन्य लोग उनके साथ थे, जिन्होंने अपने परिवारों को पहले से ही सब कुछ तैयार करने के लिए सूचित कर दिया था। वे ध्रुव मल्होत्रा के जियांगबेई पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जियांगबेई में सोंग परिवार की संपत्ति पर बैंग से अधिक सामग्री का आनंद लें। ध्रुव मल्होत्रा जियांगबेई आ रहा है और उसके इरादे सार्थक होंगे। उसने अकेले ही हमारे जियांगबेई वाणिज्य संघ के प्रभाव को नष्ट कर दिया और हमारे 4 ग्रैंड मास्टरों को मार डाला। अगर हम इसका बदला नहीं लेते हैं तो जियांगबेई के हमारे 4 महान परिवारों का चेहरा कहाँ होगा? आलीशान हॉल में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने शीशम की लकड़ी की मेज पर मुक्का मारते हुए गुस्से से कहा।
कई नौकरों ने जल्दी जल्दी और चुपचाप मलबा साफ किया और उसकी जगह एक नई मेज रख दी। मेज के दोनों ओर लगभग 1 दर्जन लोग बैठे थे, पुरुष और महिलाएं। सभी की उपस्थिति शानदार और निगाहें तेज थीं। जाहिर है कि वे उच्च अधिकार और आदेश देने के आदी थे। उनके शरीर में भी अत्यंत शक्तिशाली सैन्य आभा थी, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर्स के स्तर तक। अध्याय 241। एक मोहक आदमी से मुठभेड़। 50 या 60 वर्ष की एक वृद्ध महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपने इसे अच्छा कहा है, लेकिन यदि उत्तरी युद्ध के राजा का एक अधीनस्थ 4 ग्रैंड मास्टरों को तुरंत मार सकता है, तो मुझे डर है कि यहाँ खड़े हम सभी लोग उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हम भले ही सैन्य शक्ति में उनसे मुकाबला न कर पाएं, लेकिन आर्थिक शक्ति के मामले में वूजी समूह को कम नहीं आंका जा सकता। बदला? आखिर कैसे? किसने कहा कि हमें व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी? एक स्त्रीलिंग पुरुष भी बातचीत में शामिल हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि लू परिवार का मुखिया और लू शाओ का पिता था। चारों महान परिवार प्रमुखों में से प्रत्येक या तो पूरी तरह से दुष्ट था या फिर षड्यंत्रकारी, लेकिन ये लू परिवार प्रमुख उन सभी में सबसे चालाक और कपटी था। बूढ़ी औरत ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे हम आपदा को कहीं और मोड़ सकें और किसी और के हाथों हत्या करवा सकें? लू परिवार के मुखिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने बेटे से सुना है कि यह ध्रुव मल्होत्रा बहुत घमंडी है। वह केवल 3 लोगों के साथ यांगीजी नदी के उत्तर में चला गया है। 4 ग्रैंड मास्टर्स को तुरंत मारने के लिए जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह था करण मल्होत्रा। कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर होना चाहिए और संभवतः राजकुमार के दायरे में भी। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा सहित अन्य 3 बहुत युवा दिखते हैं और शायद बहुत मजबूत नहीं हैं, कम से कम इस करण मल्होत्रा से ज्यादा मजबूत नहीं हैं। हमें बस किसी को घात लगाकर उन पर सीधे हमला करके उनकी हत्या कर देनी चाहिए। लू परिवार के मुखिया की आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी, क्योंकि महान परिवारों के 4 युवा स्वामियों में से उसका बेटा ही सबसे अधिक घायल हुआ था और उसके चेहरे पर थप्पड़ भी मारे गए थे। इसके अलावा लू परिवार ने यांगीजी नदी के उत्तर की अपनी यात्रा के लिए भारी कीमत चुकाई थी और सभी बातों पर विचार करने के बाद लू परिवार का मुखिया ही वह व्यक्ति था जो ध्रुव मल्होत्रा को मरवाना चाहता था। बूढ़ी औरत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम सभी यह जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसे मारने के लिए हम किसे भेजें। ये स्पष्ट हो जाए, हालांकि हमारे झांग परिवार के पूर्वज राजकुमार के राज्य में हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय से अपना चेहरा नहीं दिखाया है। उनसे कार्रवाई करने के लिए कहने के लिए आप सभी को हमारे झांग परिवार का एहसान मानना होगा। वो परिवार के मुखिया ने गुस्से से कहा, ये कैसा समय है और अभी भी तुम में एहसानों के बारे में बात करने की हिम्मत है? तुम क्या सोचते हो? करण मल्होत्रा शायद कोई राजकुमार है और राजकुमार को तैनात किए बिना इस लड़ाई में हमारी जीत की कोई गारंटी नहीं है। हमें कम से कम ध्रुव मल्होत्रा के 1 या 2 अधीनस्थों को मारना चाहिए, अन्यथा ये शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि उनके लिए एक निमंत्रण होगा कि वे आएं और हमारी प्रतिष्ठा को कुचल दें। लोगों के एक समूह ने तुरंत बहस शुरू कर दी, क्योंकि लॉन्ग ड्रैगन साम्राज्य में इंपीरियल पथ क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञ थे, राजकुमार के क्षेत्र में भी बहुत अधिक नहीं थे। ये तथ्य कि पूर्वी सागर का राजा एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था जो राजकुमार के स्तर तक पहुंच गया हो, ये दर्शाता है कि राजा बनने के लिए कम से कम राजकुमार के राज्य में तो होना ही चाहिए। लेकिन पूरे लांग किंगडम में कितने राजकुमार थे? अगर राजकुमार के राज्य में लू, वो, झांग और सोन के 4 बड़े परिवारों के कई लोग होते तो उन्हें इतना डरने की जरूरत नहीं होती। वे बस ध्रुव मल्होत्रा के आने का इंतजार कर सकते थे और फिर उसे और उसके साथियों को कुचल सकते थे। परिवार के मुखियाओं को शोरगुल के साथ बहस करते देख लू परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में अपने मुंह के कोने को सिकोड़ा और सिगरेट सुलगा ली। उन्होंने तभी कहा जब उनका झगड़ा खत्म हो गया, मैंने कहा था कि आपदा को कहीं और ले जाओ और किसी और के हाथों से मार डालो, हमारे अपने पूर्वजों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमारे पास यांगीजी नदी के उत्तर में एक घातक ट्यूमर नहीं है? जीवन संप्रदाय। चलो उन्हें खोजते हैं। बाकी लोगों ने एक स्वर में कहा, जीवन संप्रदाय। ये जीवन संप्रदाय, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, धार्मिक विश्वासों वाले संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। हालांकि वे कन्फ्यूशिवाद, ताओवाद या बौद्ध धर्म की पूजा नहीं करते थे, बल्कि जादू टोना करते थे, और वे जो साधना तकनीक अपनाते थे वे अत्यधिक विषैली थीं। वे गुप्त रूप से रहते थे, हत्याओं के लिए धन लेते थे तथा अपने व्यवहार में अत्यंत दुष्ट थे। यद्यपि चारों महान परिवार धार्मिक मार्ग से धीरे धीरे भटक गए थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को जीवन संप्रदाय जैसे दुष्ट संगठन के साथ उलझाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे धोखा न खा जाएं और उन्हें अपने विश्वासघात के लिए पैसे गिनने के लिए मजबूर न होना पड़े। लेकिन अब ध्रुव मल्होत्रा को सबक सिखाने के लिए वे ऐसे दुष्ट पंथ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने वाले थे। बिल्कुल, लू परिवार के मुखिया की आंखों में चमक थी।
जीवन संप्रदाय का मुझसे पहले भी संपर्क रहा है, लेकिन अतीत में मैंने हमेशा उन्हें बहुत ज्यादा शामिल हुए बिना दूरी बनाए रखा है। हालांकि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हम उन्हें कार्रवाई करने के लिए कीमत चुका सकते हैं। अगर ध्रुव मल्होत्रा को यांगीजी नदी के उत्तर में काटा जा सकता है। हम ठीक है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। यांगीजी नदी के ऊपर एक आलीशान जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। जियांगबेई और जिनलिंग लंबी नदी के उस पार एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन जिनलिंग शहर ने प्राचीन काल से ही सही समय और स्थान का लाभ उठाया था, जिससे ये बेहद समृद्ध रहा। इस बीच संसाधनों के मामले में जियांगबेई कुछ हद तक कमतर था। अपने विशाल और खतरनाक इलाके के अलावा इसमें किसी विशेष उत्पाद की कमी थी और इसकी अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्रों से बहुत पीछे थी। ध्रुव मल्होत्रा डेक पर खड़े होकर हवा का आनंद ले रहे थे। उनके साथ करण मल्होत्रा, विक्रम सिंह और अन्य लोग भी थे। चालक दल के अलावा केबिन में केवल कुछ काय युवा स्वामी ही एक साथ इकट्ठे थे। महाराज, एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो क्या हम सीधे ही प्रमुख कुलों का उन्मूलन कर देते हैं, या फिर कूटनीति से शुरुआत करते हैं और पर्याप्त लाभ उठाने के बाद युद्ध करते हैं तथा बाद में उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं? करण मल्होत्रा ने उत्सुकता से अपने हाथ रगड़े। उसकी मुट्ठियां कार्रवाई के लिए खुजला रही थीं। एक उग्रवादी पागल के रूप में वह लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक था, और जियांगबेई के वे प्रमुख कबीले इतने मूर्ख थे कि उन्होंने मेरे स्वामी को भड़का दिया। वह भी ध्रुव मल्होत्रा के लिए इन परिवारों को खत्म करना चाहते थे। ध्रुव मल्होत्रा ने उसे एक नज़र देखा और अपना सिर हिलाया। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा आक्रामकता है, लेकिन अगर वे प्रमुख कबीले समझदार हैं तो लियू किंग्युन को उनका नियंत्रण सौंप दें। अगर वे समझदार नहीं हैं, होह एक एकल होह ने ध्रुव मल्होत्रा के दृष्टिकोण को पूरी तरह से व्यक्त किया। चेन फैंग ने उत्साह से कहा, अपने स्वामी के साथ दक्षिण की यात्रा करना और उत्तर में तबाही मचाना सबसे दिलचस्प है। ये दुनिया के सभी मूर्खों को देखने जैसा है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रमुख कबीले समझदार होंगे। जहाज तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में तट की धुंधली रूपरेखा दिखाई देने लगी। जिनलिंग की समृद्धि की तुलना में जियांगबेई वास्तव में बहुत कम विकसित था। नदी का पानी तेजी से बढ़ा और जहाज जल्द ही किनारे पर पहुंच गया। इससे पहले कि कोई उतरता, दो अजीबोगरीब कपड़े पहने आदमी जहाज पर चढ़ चुके थे। उनमें से एक लंबा था, उसकी उम्र 30 के आसपास थी। उसका चेहरा सुंदर और चाल ढाल प्रभावशाली थी, और वह अपनी पीठ पर काले और सुनहरे रंग की बड़ी तलवार लटकाए हुए था। दूसरा व्यक्ति 20 वर्ष की आयु के आसपास का लग रहा था। उसका चेहरा कोमल और स्त्रियोचित था। उसने आईलाइनर और मेकअप भी लगाया हुआ था। उसका ढीला काला लबादा उसके कंधों पर लटका हुआ था, जिससे वह कामुक और मोहक लग रहा था, जो किसी भी तरह से एक सभ्य व्यक्ति जैसा नहीं था। अरे, एक उभेलिंगी, करण मल्होत्रा ने आश्चर्य से कहा। उन्हें तुरंत ही किसी चीज पर मुक्का मारने की इच्छा हुई। एक मर्द के रूप में जिस चीज से वह सबसे अधिक घृणा करता था, वह थे इस स्त्रीवत व्यक्ति जैसे पुरुष। हेर्मेफ्रोडाइट मेरा गधा, वह स्त्रैण पुरुष क्रोध में बोला। उसकी आवाज में एक कोमल और नाजुक स्त्रियोचित स्वर था। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे बिजली गिर गई हो। उनका आश्चर्य स्पष्ट था। आम लोगों की तरह जो आमतौर पर सेना के साथ घुल मिल जाते हैं, ऐसे उभेलिंगी व्यक्ति से मिलना वाकई आश्चर्यजनक था। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में बोले, क्या आप हमारे लिए यहाँ हैं? उसकी नज़र उसके सामने खड़े दो आदमियों पर पड़ी और उसने जल्दी से फैसला कर लिया। दोनों आदमियों में वास्तव में युद्ध के मध्यम स्तर के राजाओं की साधना थी, और महान तलवार वाला आदमी तो युद्ध के उच्च स्तर के राजा बनने की कगार पर था। जियांगबेई जैसी छोटी सी जगह में कब इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ पैदा हुए थे, जो करण मल्होत्रा और अन्य लोगों से भी अधिक शक्तिशाली थे? महान तलवार वाले व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, वास्तव में हमने उत्तरी लियाओ राजा के महान नाम के बारे में बहुत समय से सुना है। मैं और मेरा भाई कुछ समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। उत्तरी लियाओ राजा से कुछ बातें सीखने के लिए उत्सुक हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।